Welcome to Simplified UPSC by PPP, where we listen, learn, and grow together. Detailed notes in English and Hindi, plus practice questions for prelims and mains, only on our Telegram channel. Link in description. Want early access to all videos of this series? Join our paid Telegram group for just 499 rupees. One-time payment, lifetime access. WhatsApp now to join us. नमस्कार, सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। जब हम संसद के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमारे दिमाग में दिल्ली की वो भव्य गोलाकार इमारत आती है। लेकिन क्या ये सिर्फ बहस और हंगामे की जगह है जैसा हमें टीवी पे दिखता है, या फिर जैसा कि कुछ आलोचक कहते हैं ये बस एक रबर स्टैंप बनकर रह गई है जो सरकार के हर फैसले पर मोहर लगाती है? आज हम इसी सवाल की तह तक जाएंगे। यूपीएससी की तैयारी कर रहे उम्मीदवारों के लिए हम एनसीईआरटी कक्षा 11 की किताब भारतीय संविधान के 5वें अध्याय विधायिका को खंगालेंगे। अच्छा, हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हमारी संसद वाकई में सरकार पर लगाम कसने वाली एक ताकतवर संस्था है या इसकी शक्तियां सिर्फ कागज पर हैं। और हाँ, हम इसे पिछले वर्षों के सवालों मतलब PYQ से भी जोड़कर देखेंगे ताकि तैयारी में कोई कसर ना रह जाए। बिल्कुल। और चर्चा शुरू करने से पहले हम अपने सभी समर्थकों को दिल से धन्यवाद देना चाहते हैं। आपके सहयोग से ही हम ये उपयोगी कंटेंट आप तक ला पाते हैं। हाँ, ये बहुत जरूरी है। अगर आपको हमारा काम पसंद आता है तो हमें सपोर्ट करने के लिए YouTube पर सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप ज्वाइन करने पर जरूर विचार करें। तो चलिए पता लगाते हैं कि भारतीय लोकतंत्र का ये दिल असल में कितना मजबूत है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर हमें संसद की जरूरत ही क्यों है। इसका काम सिर्फ कानून बनाना तो नहीं हो सकता? हाँ, ये सबसे बुनियादी सवाल है। अगर सरकारें पहले से ही चुनी जाती हैं तो उन्हें नियंत्रित करने के लिए एक और संस्था क्यों? ये बहुत अच्छा सवाल है और इसका जवाब ही लोकतंत्र का सार है। देखिए, कानून बनाना संसद के कई कामों में से सिर्फ एक है। अच्छा। असल में संसद सभी लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रियाओं का केंद्र है। ये एक ऐसा मंच है जहां देश के हर कोने से आए प्रतिनिधि बहस करते हैं, चर्चा करते हैं, सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हैं और कभी-कभी तो जोरदार विरोध भी करते हैं। बिल्कुल, ये वो जगह है जो सरकार को याद दिलाती है कि वो जनता के प्रति जवाबदेह हैं। बिना संसद के एक चुनी हुई सरकार भी तानाशाही का रूप ले सकती है। और भारत में ये काम एक नहीं बल्कि 2 सदन करते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। इसे द्विसदनीय विधायिका कहते हैं। तो 2 सदनों की क्या जरूरत पड़ गई? एक से काम नहीं चल सकता था। देखिए, भारत जैसे विशाल और विविधता से भरे देश के लिए ये बहुत जरूरी था। हमारे संविधान निर्माता बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने महसूस किया कि अगर सिर्फ एक ही सदन होगा जो सीधे जनता से चुना जाएगा तो वो शायद बहुमत के दबाव में, मतलब छोटे राज्यों या अलग-अलग सामाजिक समूहों के हितों की अनदेखी कर दे। अच्छा। इसीलिए राज्यसभा बनाई गई जो राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसका पहला और सबसे बड़ा कारण है समाज के सभी वर्गों और देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों को उचित प्रतिनिधित्व देना। मतलब एक सदन लोकसभा सीधे लोगों का प्रतिनिधित्व करता है और दूसरा राज्यसभा राज्यों के हितों की रक्षा करता है। लेकिन इसका एक और फायदा भी तो होगा। हाँ, बिल्कुल। इसका दूसरा और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण फायदा है एक डबल चेक, मतलब एक दोहरी जांच की व्यवस्था। डबल चेक वो कैसे? सोचिए, लोकसभा में किसी सरकार के पास भारी बहुमत है और वो जल्दबाजी में कोई कानून पास कर देती है। हाँ, ऐसा तो हो सकता है। ऐसे में राज्यसभा एक स्पीड ब्रेकर का काम करती है। उस विधेयक पर राज्यसभा में फिर से बहस होती है, उसकी बारीकियों को परखा जाता है। इससे हर विधेयक और नीति पर 2 बार विचार होता है, जिससे गलती की गुंजाइश कम हो जाती है। लेकिन आलोचक ये भी तो कहते हैं कि राज्यसभा, जहां अक्सर सत्ताधारी दल का बहुमत नहीं होता, वो जरूरी सुधारों और विधेयकों को सिर्फ राजनीतिक कारणों से अटकाने का एक जरिया बन जाती है। इससे देश का विकास रुकता है। इसमें कितनी सच्चाई है? ये एक जायज आलोचना है और लोकतंत्र में ऐसी बहसें होती रहती हैं। कभी-कभी ऐसा लगता है कि राज्यसभा प्रक्रिया को धीमा कर रही है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि ये सरकार को मजबूर करती है कि वो व्यापक सहमति बनाए और विपक्ष की चिंताओं को भी सुने। तो जिसे हम देरी कहते हैं, वो असल में लोकतंत्र को ज्यादा विचारशील और समावेशी बनाने की एक प्रक्रिया है। सही बात है। वैसे ये व्यवस्था सिर्फ केंद्र में नहीं बल्कि 6 राज्यों आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश में भी है। तो ये तो हुई दोनों सदनों की बनावट के पीछे की सोच। लेकिन असली सवाल तो ये है
कि जब ये सदस्य संसद में पहुंचते हैं तो ये सदन काम कैसे करते हैं। चलिए पहले राज्यसभा को समझते हैं, जिसे राज्यों की परिषद भी कहते हैं। राज्यसभा, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है। इसके सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। मतलब हम और आप सीधे वोट नहीं करते? नहीं, इसका मतलब ये है कि राज्यों की विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य यानी MLAs इन्हें चुनते हैं। यहाँ एक दिलचस्प बात है, अमेरिका में हर राज्य को सेनेट में 2 सीटें मिलती हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा हो या छोटा। हमारे यहाँ ऐसा क्यों नहीं है? हमारे संविधान निर्माताओं ने आनुपातिक प्रतिनिधित्व का रास्ता चुना। उन्होंने तय किया कि जिस राज्य की जनसंख्या जितनी ज्यादा होगी उसे उतनी ही ज्यादा सीटें मिलेंगी। संविधान की 4थी अनुसूची में ये पूरी लिस्ट दी गई है। अच्छा, इसीलिए उत्तर प्रदेश और सिक्किम की सीटों में इतना फर्क है। बिल्कुल, इसी वजह से उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य से 31 सदस्य आते हैं, तो वहीं सिक्किम जैसे छोटे राज्य से सिर्फ 1। ये व्यवस्था एक व्यक्ति एक वोट के सिद्धांत के ज्यादा करीब है। और राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है ना, इसका क्या महत्व है? हाँ, ये एक स्थायी सदन है। इसका असली महत्व ये है कि ये देश में नीतिगत निरंतरता मतलब पॉलिसी कंटिन्यूटी बनाए रखती है। सरकारें आती जाती हैं, लोकसभा हर 5 साल में भंग होती है, लेकिन राज्यसभा हमेशा मौजूद रहती है। ये एक तरह का संस्थागत सेफ्टी वॉल्व है, जो सुनिश्चित करता है कि देश कभी भी पूरी तरह से एक विधायी निर्वात में ना जाए, खासकर जब लोकसभा भंग हो। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है और हर 2 साल में इसके 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं। लेकिन जब हम एक निर्वाचित लोकतंत्र की बात करते हैं तो 12 सदस्यों को मनोनीत करने का क्या तर्क है? क्या ये लोकतांत्रिक सिद्धांत के खिलाफ नहीं है? ये एक बेहतरीन सवाल है। इसके पीछे सोच ये थी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने अपने क्षेत्र में, जैसे साहित्य, विज्ञान, कला या समाज सेवा में बहुत बड़ा योगदान देते हैं, लेकिन वो चुनाव की जटिल प्रक्रिया से गुजरना नहीं चाहते। अच्छा, तो उन्हें एक तरह से सीधे एंट्री मिल जाती है। हाँ, ताकि ऐसे विशेषज्ञों का अनुभव और ज्ञान देश के काम आ सके। इसलिए राष्ट्रपति उन्हें सीधे मनोनीत करते हैं। ये सदन में विशेषज्ञता और विविधता लाने का एक तरीका है, भले ही इस पर बहस होती रहती है। ठीक है, अब आते हैं लोकसभा पर, यानी लोगों का सदन, जिसके इर्द गिर्द हमारी सारी चुनावी राजनीति घूमती है। बिल्कुल, लोकसभा वो सदन है जिसमें लोकतंत्र की सीधी धड़कन सुनाई देती है। इसके सदस्य सीधे जनता द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर चुने जाते हैं। पूरे देश को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है और हर क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। इसका कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। और यहीं पर वो सबसे बड़ा पेच है जो लोकसभा को ज्यादा शक्तिशाली बनाता है। यूपीएससी 2013 के प्रीलिम्स में एक कथन था कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होती है। सुनने में ये बिल्कुल सही लगता है। हाँ, लेकिन यहीं यूपीएससी आपकी बारीकी की समझ को परखता है। संविधान का अनुच्छेद 75(3) साफ कहता है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, पूरी संसद के प्रति नहीं। ओह, तो इसका मतलब सरकार राज्यसभा में कोई विश्वास मत हार भी जाए तो उसे इस्तीफा नहीं देना पड़ेगा। ये तो शक्ति के संतुलन को बहुत ज्यादा लोकसभा की तरफ झुका देता है, बनाता है। सरकार तब तक ही सत्ता में रह सकती है जब तक उसे लोकसभा में बहुमत का विश्वास हासिल हो। मतलब अविश्वास प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही आ सकता है। हाँ, सिर्फ लोकसभा में। सरकार को केवल लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है, राज्यसभा में नहीं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री हमेशा लोकसभा का सदस्य होना पसंद करते हैं, हालांकि वो राज्यसभा से भी हो सकते हैं। तो ये तो साफ हो गया कि सरकार की नकेल असल में लोकसभा के हाथ में है। हाँ, लेकिन कानून बनाने के अलावा ये सदन असल में करते क्या है? वो कौन से हथियार है जिनसे ये सरकार को काबू में रखते हैं? सरकार को काबू में रखना या कार्यपालिका पर नियंत्रण, यही संसद का सबसे जरूरी काम है। इसके लिए संसद के पास कई हथियार हैं। सबसे पहला और रोजमर्रा का हथियार है बहस और चर्चा। जब भी कोई बिल आता है तो उस पर लंबी बहस होती है। और प्रश्नकाल, हम अक्सर टीवी पर देखते हैं कि मंत्री खड़े होकर जवाब दे रहे होते हैं। प्रश्नकाल यानी क्वेश्चन आवर संसदीय नियंत्रण का सबसे प्रभावी तरीका है। ये हर बैठक का पहला घंटा होता है जिसमें सांसद मंत्रियों से उनके मंत्रालयों के कामकाज को लेकर सीधे और तीखे सवाल पूछ सकते हैं। ये तो सरकार के लिए रोज की एक अग्नि परीक्षा जैसा है। बिल्कुल,
और फिर है शून्यकाल, 0R। हाँ, ये नाम बड़ा अजीब है। शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय होता है और ये संसदीय कार्यवाही का एक भारतीय नवाचार है। मतलब ये संविधान में नहीं लिखा है। इसमें सदस्य बिना किसी पूर्व सूचना के राष्ट्रीय महत्व के तत्काल मुद्दे उठा सकते हैं। अच्छा। इसके अलावा स्थगन प्रस्ताव है और सबसे बड़ा हथियार तो अविश्वास प्रस्ताव है ही। किताब में उर्वरक की कीमतों में वृद्धि का एक उदाहरण है, जिसे विपक्ष के भारी दबाव के बाद सरकार को वापस लेना पड़ा था। ये संसद के नियंत्रण का सीधा प्रमाण है। पैसों के मामले में संसद का क्या रोल है? क्या सरकार अपनी मर्जी से पैसा खर्च कर सकती है? बिल्कुल नहीं। सरकार को अपने कामों के लिए जो पैसा चाहिए वो जनता का टैक्स का पैसा है। इसलिए सरकार संसद की मंजूरी के बिना एक पैसा भी खर्च नहीं कर सकती। बजट भी तो वहीं पास होता है। हाँ, देश का बजट, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं, संसद में पेश होता है और उसे पारित करवाना सरकार की जिम्मेदारी है। अगर सरकार बजट पास नहीं करवा पाती तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। और संविधान में बदलाव करने की शक्ति भी तो संसद के पास है। इससे जुड़ा 2013 में एक और सवाल था। उसमें कहा गया था कि संविधान संशोधन विधेयक केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। ये जानकारी पूरी तरह से गलत है और यूपीएससी अक्सर ऐसी ही गलतफहमियों पर सवाल बनाता है। संविधान संशोधन विधेयक संसद के किसी भी सदन, लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और उस प्रश्न का दूसरा हिस्सा था कि संघीय ढांचे में बदलाव, यानी केंद्र राज्य संबंधों से जुड़े किसी बदलाव के लिए सभी राज्यों की विधायिकाओं की सहमति जरूरी है। वो भी गलत है। संघीय ढांचे से जुड़े किसी भी संशोधन के लिए उसे संसद के दोनों सदनों से विशेष बहुमत से पारित होने के बाद कम से कम आधे राज्यों की विधायिकाओं की सहमति की जरूरत होती है, सभी की नहीं। तो उस प्रश्न के दोनों ही कथन गलत थे। हाँ, दोनों गलत थे। तो अब तक की चर्चा से ये तो साफ है कि लोकसभा ज्यादा शक्तिशाली है, पैसों के मामले में भी और सरकार बनाने गिराने के मामले में भी। तो क्या राज्यसभा के पास कोई अपनी खास शक्ति नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। राज्यसभा कमजोर नहीं है, उसकी शक्तियां अलग तरह की हैं। उसके पास कुछ ऐसी विशेष शक्तियां हैं जो लोकसभा के पास नहीं है। जैसे कि अनुच्छेद 249 के तहत अगर राज्यसभा ये प्रस्ताव पारित कर दे कि राष्ट्रहित में जरूरी है, तो संसद राज्य सूची के किसी विषय पर भी कानून बना सकती है। ये शक्ति सिर्फ राज्यसभा के पास है, क्योंकि वो राज्यों की प्रतिनिधि है। अच्छा, ये तो संघीय ढांचे के लिए बहुत महत्वपूर्ण शक्ति है। और सामान्य विधेयकों पर क्या होता है? सामान्य विधेयकों पर दोनों सदनों की शक्तियां बराबर हैं। किसी भी सामान्य विधेयक को कानून बनने के लिए दोनों सदनों से अलग अलग पारित होना जरूरी है। और अगर दोनों में असहमति हो तो संविधान में एक संयुक्त बैठक, मतलब जॉइंट सेशन का प्रावधान है। लेकिन संयुक्त बैठक तो एक तरह का टाई ब्रेकर है। और सोचिए, अगर एक टीम में 543 खिलाड़ी हों और दूसरी में 245, तो टाई ब्रेकर में कौन जीतेगा? जाहिर है जिसका संख्या बल ज्यादा है। आपने एकदम सही समझा। ज्यादा सदस्य संख्या के कारण संयुक्त बैठक में लोकसभा का पल्ला भारी रहता है। इसीलिए इसे लोकसभा का एक छुपा हुआ हथियार भी माना जाता है। लेकिन ये गतिरोध को दूर करने का एक संवैधानिक तरीका है और इसका इस्तेमाल बहुत कम हुआ है। एक और बात, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक के मामले में संयुक्त बैठक का कोई प्रावधान नहीं है। हम अक्सर सुनते हैं कि कोई महत्वपूर्ण विधेयक आया और उसे समिति यानी कमेटी के पास भेज दिया गया। ये समितियां तो पर्दे के पीछे काम करती हैं, लेकिन क्या ये सच में इतनी शक्तिशाली होती हैं या ये सिर्फ काम में देरी करने का एक तरीका है? ये एक आम गलतफहमी है। असल में संसदीय समितियां संसद का असली इंजन रूम है। आप इन्हें एक फिल्म के एडिटिंग रूम की तरह समझ सकती हैं। अच्छा। असली एक्शन, मतलब बहस, तो संसद के फ्लोर पर कैमरे के सामने दिखता है, लेकिन असल बारीकी का काम, एक एक क्लॉज को जांचना और कहानी को जोड़ने का काम इन्हीं समितियों के कमरों में होता है। मतलब ये एक तरह की मिनी पार्लियामेंट है। बिल्कुल। संसद के पास हर विधेयक पर लाइन बाय लाइन चर्चा करने का समय नहीं होता। ये काम ये समितियां करती हैं। यहाँ सांसद अपनी पार्टी की राजनीति से ऊपर उठकर विशेषज्ञों को बुलाकर किसी विषय पर गहराई से विचार विमर्श करते हैं। तो ये सिर्फ बिल ही नहीं जांचते? नहीं, ये मंत्रालयों के अनुदान की मांगों का अध्ययन करती हैं, उनके खर्चों की जांच करती हैं और भ्रष्टाचार के मामलों की पड़ताल भी करती हैं। लोक लेखा समिति यानी पैक का नाम भी बहुत सुनने में आता है। 2013 में इस पर एक सवाल भी था। हाँ, लोक लेखा समिति मतलब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी संसदीय नियंत्रण का एक बहुत शक्तिशाली साधन है।
इसका मुख्य काम भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी सीएजी की रिपोर्ट की जांच करना है। अच्छा, तो ये सीएजी की रिपोर्ट को भी देखती है? हाँ, सीएजी सरकारी खर्चों का ऑडिट करता है और पीएसी ये देखती है कि कहीं पैसा गलत तरीके से तो खर्च नहीं हुआ। ये समितियां सुनिश्चित करती हैं कि संसद सिर्फ कानून ना बनाए बल्कि लागू होने के बाद भी उन पर नजर रखे। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो बड़ी तस्वीर क्या उभरती है? क्या हमारी संसद एक रबर स्टैंप है? नहीं, बिल्कुल नहीं। बड़ी तस्वीर ये है कि संसद भारतीय लोकतंत्र का आधार स्तंभ है। ये सही है कि कभी-कभी बहुमत वाली सरकारें इस पर हावी होने की कोशिश करती हैं और सदन में हंगामे की वजह से काम भी बाधित होता है। लेकिन इसके बावजूद इसके पास कार्यपालिका पर नियंत्रण के लिए प्रश्नकाल से लेकर संसदीय समितियों तक इतने मजबूत तंत्र हैं कि कोई भी सरकार इसकी पूरी तरह अनदेखी नहीं कर सकती। इसकी द्विसदनीय प्रकृति भारत की विविधता को सहेजती है और शक्तियों का संतुलन बनाए रखती है। ये वाकई एक गहरी और जरूरी चर्चा थी। अगर यूपीएससी की तैयारी के लिए हमारी ये पड़ताल आपको मददगार लगी तो कृपया हमारे काम का समर्थन करें। YouTube पर सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी पेड मेंबरशिप में शामिल होने पर विचार करें। हाँ, आपका सहयोग ही हमें आपके लिए ऐसा कंटेंट बनाते रहने की प्रेरणा देता है। बिल्कुल। और जाते जाते सुनने वालों के लिए एक विचार छोड़कर जाता हूं। दल बदल विरोधी कानून, जिसे संविधान की 10वीं अनुसूची में जोड़ा गया, उसे राजनीतिक अस्थिरता रोकने और आया राम गया राम की संस्कृति को खत्म करने के लिए बनाया गया था। हाँ, ये तो बहुत जरूरी था। लेकिन आलोचकों का कहना है कि इसने सांसदों को पार्टी विप का गुलाम बना दिया है। वो अब अपनी अंतरात्मा या अपने क्षेत्र की जनता की आवाज पर वोट नहीं कर सकते। उन्हें पार्टी लाइन पर ही चलना पड़ता है। ये तो एक बड़ी दुविधा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये कानून खरीद फरोख्त को रोककर लोकतंत्र को मजबूत करता है या फिर सदन के भीतर बहस और आंतरिक असहमति की आत्मा को मारकर उसे कमजोर करता है? इस पर सोचिएगा जरूर। Thanks for watching. Follow us on Telegram and Instagram. Don't forget to like, share, and subscribe.